नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है। बात करें अगर हम कोरोना काल के समय की, तो इसके बाद इसका महत्व और बढ़ गया है। कोरोना के काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संदेश में भी कहा है कोरोना का ये जो समय है वो हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, बात चाहे शिक्षा की हो या फिर अन्य किसी चीज़ की। कोरोना के समय ने हमें साथ में रहना सिखाया। और शिक्षा की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन शिक्षा का महत्व भी बढ़ गया है। इसमें दूरदर्शन ने भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है, शिक्षा के बारे में बताया जा रहा है। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन शिक्षा के कितने फायदे हैं, क्या इसके सामने चुनौतियां हैं और किस तरीके से ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से गांव-गांव तक जो बच्चे हैं वो शिक्षित किए जा सकते हैं आसानी से। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने कई समय पूर्व ऑनलाइन शिक्षा पर काम किया और करीब 4-5 सालों से ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। और इनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे आज एमपी पुलिस में भी पदस्थ हैं, कई जगह परीक्षा में चयनित होकर के देश की सेवा कर रहे हैं। तो रूबरू होते हैं तपोभूमि के संचालक भदौरिया जी के साथ। भदौरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद गिरिराज जी। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन शिक्षा की अगर हम बात करें, आप ऑनलाइन शिक्षा में कई समय पहले से पढ़ा रहे हैं। आपके मन में कैसे विचार आया कि ऑनलाइन शिक्षा की तरफ मुझे जाना चाहिए? क्योंकि अभी वर्तमान समय की हम बात करें तो समझ में आ रहा है कि इसका महत्व बढ़ा है, क्योंकि स्कूल बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए और लोगों के मन में विचार आया कि इस माध्यम से पढ़ाई की जानी चाहिए। आपने 4-5 साल पहले ये कैसे सोच लिया? सर, जैसे ही मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ जी, उसी के बाद से मैंने ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में सोचा। एक्चुअली हम 5 मित्र थे जो अपने ही जिले में फ्री एजुकेशन देना चाहते थे, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जिनके पास एजुकेशन की पहुंच नहीं है। तो उन छात्रों तक एजुकेशन की पहुंच हो पाए, फ्री में अवेलेबल हो पाए, इसके लिए हमने ये शुरुआत की थी। तो शुरुआत में तो हमने ऑफलाइन ही स्टार्ट किया था। 1 साल हमने ऑफलाइन चलाया भी, लेकिन सर ऑफलाइन के बहुत सारे अलग अलग खर्चे भी होते हैं, अलग अलग परेशानियां भी होती हैं। हम सभी लोग किसी ना किसी दूसरे व्यवसाय से भी जुड़े हुए थे, तो हमको एक नियमित तौर पर समय देना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे ही डिजिटल क्रांति देश में आई और हमको सस्ता इंटरनेट मिलने लगा, तो उस समय हमने सोचा कि क्यों ना इसी को हम ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से कंप्लीट करते हैं, जो हमारा मोटिव था कि सभी को मुफ्त में शिक्षा दी जाए। तो इससे हमको 2 फायदे हुए कि न केवल हमारी पहुंच अपने जिले के बाहर भी हुई, वरन पूरे मध्य प्रदेश और भारत के हर राज्य के छात्रों को हम पढ़ा पा रहे थे और वह भी मुफ्त एजुकेशन भी इसके माध्यम से दे पा रहे थे। तो उसी समय हमने ये सोचा था कि इस दिशा में हमको कदम उठाना चाहिए और ये काफ़ी सफल भी रहा। जब बात आती है किसी भी टेक्नोलॉजी की, शुरुआती अवस्था में जब हम किसी भी तकनीक को सीख रहे होते हैं, चाहे वो मोबाइल ही क्यों ना हो, जब हम स्टार्टिंग में मोबाइल भी लेते हैं तो उसे चलाने में बड़ी समस्या आती है। ऐसे में जब आप ऑनलाइन माध्यम पर गए तो किस तरीके की समस्याएं आपको आई उसके संचालन में? सर, सबसे पहले तो शुरुआत करने के लिए ही सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि हमारे पास इतने अधिक तकनीकी साधन तो नहीं थे जी। हमारे पास एक सिंपल सा मोबाइल था और मोबाइल के माध्यम से ही हमको वीडियो बनाने थे। सबसे पहले मैंने रिकॉर्डेड वीडियो बनाकर शुरुआत की। तो उसके लिए सबसे पहले मोबाइल को स्टेबल करना एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा करता था कि मोबाइल को स्टेबल कैसे किया जाए। एक जगह हम मोबाइल को स्टेबल कर लिया करते थे और उसके नीचे कॉपी और पेन के माध्यम से समझाया करते थे बच्चों को। तो उसके स्टेबल रखने के लिए हमने सबसे पहले एक मैकेनिकल टाइप का एक यंत्र बनाया, जो हमारे एक मित्र थे उन्होंने उसको डिज़ाइन किया। और जैसे ही वो बन गया उसके बाद हमने साल भर उसी के माध्यम से वीडियोस बनाए और वो लोगों ने उस तरीके से पढ़ना काफ़ी पसंद भी किया। तो शुरुआत तो यहीं से हुई और उसके बाद भी धीमे धीमे बहुत सारी परेशानियां आती गई, लेकिन चूंकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था तो वो सारी समस्याएं, कोई खास समस्याएं नहीं थी और धीमे धीमे सारी चीज़ें सॉल्व होने लगी। ऑनलाइन माध्यम पर जब आप जाते हैं, जब आपने जैसा कि चर्चा में बताया कि जब आपने स्टार्ट किया और सबसे बड़ी जो समस्या थी वो मोबाइल को स्टेबल करने की थी, जब आपने वीडियो डालना स्टार्ट किए ऑनलाइन माध्यम से, तो किस तरीके से विद्यार्थियों का जुड़ाव हुआ और धीमे धीमे कहाँ तक आप इसमें पहुँचे? मैंने सबसे पहले मध्य प्रदेश की जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं उनके लिए वीडियोस बनाना प्रारंभ किया, क्योंकि वो एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर हर बच्चे तक, हर गांव तक
ऐसी कोचिंग संस्थाएं नहीं हैं, या फिर अच्छे शिक्षकों तक हर बच्चे की पहुंच नहीं है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे बच्चे पिछड़ रहे थे जो तैयारी करना चाहते थे, अच्छा करना चाहते थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनको सही चीजें नहीं मिल पा रही थी। तो इस उद्देश्य हमने ये शुरू किया, और सबसे पहले मैंने एक सुपरवाइजर का एग्जाम था महिलाओं के लिए जी। महिला सुपरवाइजर का एग्जाम, उससे प्रारंभ किया था। क्योंकि ये एग्जाम अपने आप में एक नया पैटर्न लेके आया था, तो इसके लिए कोचिंग संस्थान भी उतना पर्याप्त मटेरियल उपलब्ध नहीं करा रहे थे। तो ये एक अच्छा मौका था जहां पर हम अपनी रीचिंग को बढ़ा सकते थे। तो लगभग 5 साल पहले हमने उसके लिए एक वीडियो बनाना प्रारंभ किया, और जैसे ही हमने देखा कि हमारा पहला वीडियो ही 3-4 दिन में ही 50,000 से अधिक लोगों के द्वारा देखा गया और काफ़ी उसको सराहा भी गया, तो फिर कारवां बढ़ता चला गया। धीमे धीमे बच्चों का जो सहयोग मिलता रहा, उनका जो प्यार मिलता रहा, उससे हमको मोटिवेशन मिलता रहा, और हम इस काम को आगे बढ़ाते गए। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और उनके लिए कई योजनाएं भी चल रही हैं। ऐसे में आपने बेटियों को ध्यान में रखते हुए ही, जैसा कि बताया कि महिला सुपरवाइजर की जो एग्जाम थी उसके लिए आपने तैयारी की, और उनमें से कई जो बेटियां हैं वो सफल भी हुई होंगी, तो कितना आत्मविश्वास आपको आगे की अन्य परीक्षाओं के लिए और आपका जो आगे का कार्य था उसके लिए मिला? जी सर, निश्चित तौर पे मैंने जिस परीक्षा से प्रारंभ किया उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि जब मैंने महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम से शुरुआत की पढ़ाने की, तो मुझे ये समझ में आया कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो घर पर काम कर रही हैं, जिस वजह से वो किसी कोचिंग में नहीं जा सकती, या अपना समय इस समय पे नहीं दे सकती जिस समय उनका घर के काम का समय होता है, उसी समय कोचिंग का समय होता है। वो रात को समय दे सकती हैं, या फिर कोई भी फ्री टाइम अपने हिसाब से अलग अलग टाइम पर निकाल सकती हैं। तो वहां पर मैंने देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन कितना अधिक फायदेमंद हो पा रही थी उनके लिए। साथ ही साथ बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनको उनके घर वाले बाहर भेजने से झिझकते हैं। किसी जगह का माहौल ऐसा रहता है कि वहां पर वो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को या विशेष तौर पर बेटियों को बाहर भेजने से हिचकते हैं। तो उस परिस्थिति में हमारा ये ऑनलाइन जो एजुकेशन था उसका काफ़ी अच्छे परिणाम हमको देखने को मिले। कई महिलाएं उसमें सफल हुई, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे हम लोगों को मैसेज भेजे, तो उनसे एक अलग ही आत्मविश्वास बढ़ा। तो फिर आगे की जो और परीक्षाएं थी, एमपी पुलिस की परीक्षा हो, एमपी पटवारी की परीक्षा हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षाएं थी, हर परीक्षा के लिए हमने क्लासेस शुरू की। जी, बात की जाए अगर विषय को लेकर के, तो जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन के माध्यम से आप कौन सा विषय पढ़ाते थे, उसके बारे में आप बताएं। ऑनलाइन के माध्यम से हम विशेष तौर पर गणित का विषय पढ़ाते थे, और अगर किसी के डाउट्स भी आते थे तो उनको भी हम बाद में दूसरे किसी ऑनलाइन माध्यम से बच्चे हम तक पहुंचा देते थे, उसको भी सॉल्व कर देते थे। साथ ही साथ हमने पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान, इनकी भी कक्षाएं चलाई। जी, बात की जाए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो आप पढ़ा रहे हैं, तो आपके मन में जो नाम था तपोभूमि करके, वो तरीके से आपके मन में नाम आया कि मैं जिस माध्यम से शिक्षा दे रहा हूँ उसका नाम तपोभूमि रखूँ, और आज इतने सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं? जी, जैसे ही हमारा कॉलेज कंप्लीट हुआ था उसके बाद हम 5 दोस्त थे जिनका यही उद्देश्य था कि हम अपने ज़िले में एक फ्री एजुकेशन का कंसेप्ट लेकर आएँ, और यहाँ पर जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम मुफ्त में शिक्षा दे सकें। तो इसीलिए हमने इस संस्था को शुरू किया था। और जैसे ही संस्था के नाम के बारे में हम सोच रहे थे, तो मैं भिंड जिले से आता हूँ, और भिंड का नाम भिंडी ऋषि जो थे उनकी तपोभूमि नाम से जाना जाता था, कि भिंड का नाम इसलिए भिंड पड़ा है क्योंकि वह भिंडी ऋषि की तपोभूमि है। तो वहीं से वो शब्द एकदम से क्लिक किया, और जैसे ही बोला कि हाँ ये नाम कैसा रहेगा, तो सभी ने उस पर हामी भर दी। तो फिर उस नाम को हमने आगे कंटिन्यू किया। बात की जाए ऑनलाइन शिक्षा में, तपोभूमि पर जब आपने वीडियोस बनाए, और आपके कई जो वीडियोस हैं लाखों लोगों ने देखे, क्या उसमें से कुछ वीडियोस की अगर हम बात करें कि ट्रेंडिंग जब करता है यूट्यूब, तो क्या आपके कई वीडियोस पूरे देश में भी सर्कुलेट हुए, ट्रेंडिंग में आए? जी हाँ, लगभग हमने अभी तक 400 से 450 के बीच में वीडियो लेक्चर तैयार किए हैं जी, और उनमें से 50 से 60 वीडियो लेक्चर ट्रेंडिंग में आ चुके हैं जी। क्या है, जब एग्जाम होता है, जिस समय एग्जाम पेपर चल रहे होते हैं, आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ इस तरीके से होते हैं कि 10, 12 दिन, 15 दिन तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम चलते हैं। उस समय एग्जाम का एनालिसिस देना हमने प्रारंभ किया था। पहली बार ऐसा था देश में जब किसी एग्जाम का एनालिसिस देना हमने प्रारंभ किया, और वह एनालिसिस हमेशा ही ट्रेंडिंग में रहा, चाहे एमपी पुलिस के समय हो, चाहे एमपी पटवारी के समय हो, जो भी परीक्षा आई हर समय वह
एनालिसिस ट्रेंडिंग में रहा, यहाँ तक कि ट्रेंडिंग में नंबर 2 तक भी गया, जो कि किसी भी एजुकेशन संस्थान लिए पहली बार हुआ था। जी, अब बात की जाए अगर ऑनलाइन में हम बात करें, आज के समय के हिसाब से बात करें तो बहुत सारे जो है चैनल्स हैं जो एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन उसमें कई तरीके की, कहना चाहिए कई चैनल्स अच्छे नहीं होते। ऐसे में विद्यार्थी कैसे चयन करे, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो आज के समय में हजारों चैनल्स आपको मिल जाएंगे, तो वो कैसे चयन करे कि अगर मुझे ऑनलाइन पढ़ना है तो मैं इस चैनल पर जाऊं, यहां से पढ़ूं? जी, आजकल अगर हम देखें बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप कोई भी वहां पर आपके वीडियो लेक्चर या फिर किसी भी तरीके से पढ़ाना स्टार्ट कर सकता है। अब नए छात्र के लिए ये जानना कि कौन सा शिक्षक आपको अच्छा पढ़ा रहा है, सही पढ़ा रहा है, ये थोड़ा समझने की बात है। आप जाके देख सकते हैं कि हाँ, इस वीडियो पे लाइक डिसलाइक का रेशियो क्या है, इसके कमेंट सेक्शन के आप कमेंट देख सकते हैं कि ये कमेंट्स किस तरीके के आ रहे हैं। अगर कोई टीचर कुछ गलती कर रहा है या फिर सही तरीके से नहीं पढ़ा रहा है तो निश्चित तौर पे आपको कमेंट सेक्शन में वो चीज़ देखने को मिलेगी, लाइक डिसलाइक के रेशियो में देखने को मिलेगी। तो ऑनलाइन में ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जहां से जो छात्र है वो समझ सकता है कि एक बेहतर टीचर उसके लिए कौन है। बस छात्रों को व्यूज के पीछे नहीं भागना चाहिए। आज की स्थिति में हम ये देखते हैं कि छात्र ये देखते हैं कि ये जो शिक्षक है इसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं, तो क्या हो सकता है यही शिक्षक बेहतरीन हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेहतरीन शिक्षक क्या हो सकता है, अभी उसने प्रारंभ ही किया हो, तो आपको उसको ढूंढना पड़ेगा। जिस शिक्षक का आपको अच्छे से समझ में आ रहा है आप उस शिक्षक पर टिक सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें ऑनलाइन शिक्षा के फायदों की, आप इतने साल से पढ़ा रहे हैं, अगर सबसे बड़े फायदे के रूप में अगर हम देखा जाए ऑनलाइन शिक्षा को, तो किस तरह आप देखते हैं? जी सर, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं जब छोटा था और स्कूलिंग के लिए जा रहा था अपने ज़िले में, तो वहाँ पर एक अच्छा स्कूल हुआ करता था, तो उसके लिए हमने फॉर्म लिया, फिर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया। लगभग 10 बच्चों में से एक बच्चे का चयन होता था, फिर वो उस स्कूल में पढ़ पाता था। ऐसे ही जब हम कॉलेज के लिए गए तो उसके लिए भी हमको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ा। वहाँ पर लाखों बच्चे अपीयर होते थे, उनमें से फिर 1000 कुछ बच्चों का चयन होता था, वो कॉलेज में पढ़ा करते थे। तो ऑफलाइन में जो है वो यह है कि जो बेहतर शिक्षक हैं उस तक हर छात्र की पहुंच नहीं है। हर छात्र बेहतर शिक्षक तक नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से हम देखेंगे कि शिक्षक ने एक टीचिंग मॉड्यूल तैयार कर दिया, लेक्चर्स तैयार कर दिए, कुछ और भी माध्यम से उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहा वो तैयार कर दिया। उसके बाद उसको कोई भी बच्चा असेस कर सकता है। अब वो चाहे होशियार हो, चाहे वो उस तरीके का पढ़ने में पहले से नहीं रहा हो, लेकिन फिर भी वह एक बेहतर शिक्षक पे पहुंचता है। और जब एक छात्र बेहतर शिक्षक पे पहुंचता है तो उस निश्चित तौर पर उसकी विषय में रुचि बढ़ती है और कोई भी छात्र कितना भी आगे जा सकता है। तो ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि यहाँ पर बेहतर शिक्षा के लिए सभी छात्रों के लिए मार्ग खुले हुए हैं। यहाँ तक कि सर आप देख सकते हैं कि अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इनके भी विभिन्न प्रकार के कोर्सेस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। कोई फीस भी आपको नहीं देनी है और साथ ही साथ आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी मिलेंगी। बिल्कुल। अगर बात की जाए चुनौतियों की, जब आप वीडियोस बनाते हैं, पहले जब आपने स्टार्ट किया था और अब किया, तो किस तरीके की चुनौतियां सामने आती हैं कि आपको लगता है कि हाँ, इस चीज़ को अब हमें फेस करना है और इसे दूर करना है, तो हम विद्यार्थियों तक और अच्छे से अपने जो लेक्चर्स हैं उनको आसानी से सर्कुलेट कर सकते हैं? जी, सबसे पहले सर शुरुआत में तो बहुत ही कम शिक्षक थे, बहुत ही कम एजुकेटर थे जो ऑन थे, लेकिन जब से कोरोना आया है लगभग हर शिक्षक अब ऑनलाइन माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में सर एक शिक्षक के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो चुनौतियां हैं वो प्रमुख चुनौतियां ये हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसको कम शब्दों में, आसान भाषा में किस तरीके से छात्रों तक पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। अब केवल वीडियो लेक्चर्स तैयार करके हम छात्रों तक इस चीज़ को पहुंचाएं तो वो भी उनके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमको टेक्नोलॉजी में भी इजाफा करना होगा। तो यही है कि हम अपने वीडियोस को कितना इंगेजमेंट वाला बना सकते हैं, हमारे वीडियोस में छात्रों का इंटरेक्शन कितना अधिक हो सकता है। जैसे ऑफलाइन क्लास में सर इंटरेक्शन करने के बहुत सारे माध्यम होते हैं। छात्र हमारे सामने बैठा होता है, हम उसकी कॉपी देख सकते हैं, हम सब कुछ समझ सकते हैं कि आखिरकार वो किस तरीके से पढ़ रहा है, क्या उसकी दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं, उसके हिसाब से हम वहीं पर समझा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा अभी नहीं है।
तो धीमे धीमे जो अलग अलग टेक कंपनियां हैं वो एजुकेशन के क्षेत्र में भी आ रही हैं, और वहाँ पर एजुकेटर और टेक्नोलॉजी का जो समावेश हो रहा है उसके माध्यम से हम अलग अलग चीज़ें ढूंढ रहे हैं जिससे कि इंगेजमेंट बढ़ता जाए। जैसे जैसे छात्र और शिक्षक का इंगेजमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। बिल्कुल। बात की जाए अगर लाइव लेक्चर्स की, जब आप लाइव पढ़ाते हैं तो अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की बात करें तो क्या उसकी कनेक्टिविटी को लेकर के समस्या आती है जो कि शहरी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती है, नहीं मिलती है, या इसके अलावा किस तरीके की समस्याएं छात्रों की तरफ से अगर आती हैं तो उसके बारे में बताएं। ग्रामीण क्षेत्रों में सर देखा जाए आज की स्थिति में कनेक्टिविटी हर जगह अच्छी है, जहां पर नहीं है वहां पर बिल्कुल ही नहीं है, ऐसे बहुत ही कम क्षेत्र हैं। अन्यथा ग्रामीण जो परिस्थितियां हैं वहां पर भी कनेक्टिविटी अच्छी आ रही है और लाइव लेक्चर भी वो लोग ले सकते हैं। लेकिन बस समस्या कहीं कहीं पर आर्थिक समस्या आ जाती है कि हाँ घर में एक ही मोबाइल है जी, और उसी मोबाइल के माध्यम से सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर 2-3 भाई बहन हैं तो किसी की क्लास किसी समय पे आ रही है तो उसी समय कोई दूसरा जो उसका भाई है उसकी भी क्लास है तो किसी की क्लास मिस हो जाती है। लेकिन फिर भी एक चीज़ ये है कि आप अगर लाइव लेक्चर नहीं भी ले सकते हैं तो बाद में उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाते हैं। तो मतलब ऑनलाइन के फ़ायदे बहुत सारे हैं। एक बार आपने पढ़ लिया, बाद में आपको अगर फिर से वही चीज़ दोहरानी है तो वो भी दोहरा सकते हैं। लाइव लेक्चर में जो है वो इंटरेक्शन करने के जो तरीके हैं वो छात्र धीमे धीमे सीख पाते हैं। बहुत सी बार छात्र नहीं समझ पाते कि लाइव लेक्चर चल रहा है, हम किस तरीके से अपना डाउट पूछें, किस तरीके से हम सर के सामने अपना सवाल प्रस्तुत करें। तो ये चीज़ें धीमे धीमे जब बच्चा हैबिचुअल हो जाता है तो वो धीमे धीमे सीखने लगता है। अब बात की जाए आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं है, ऐसे विद्यार्थी जो ऑनलाइन माध्यम से आपके पास पढ़े हों और चयनित हुए हों, उसके बाद एक गुरु के पास जब उनका मैसेज या संदेश आता है कि आज मैं आपकी वजह से चयनित हो गया, तो ऐसा कोई अगर आपका अनुभव विद्यार्थियों के साथ रहा हो तो उसे आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी हाँ, बहुत सारे अनुभव रहे ऐसे, क्योंकि लाखों छात्र पढ़ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में इतने सारे छात्रों के बीच में मेरी पहुंच बन पाएगी जी। क्योंकि ऑफलाइन जब पढ़ाते थे तो बहुत से बहुत यही उम्मीद हो सकती है कि आप साल में 1000-2000 छात्रों को पढ़ा लेंगे। लेकिन जब ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाना प्रारंभ किया, इतने सारे छात्रों तक हमारी पहुंच हुई। तो जैसे ही हम कहीं पे जाते हैं तो हाँ सर हमने आपसे पढ़ा है, इस तरीके से छात्र मिल जाते हैं। मैसेज भी बहुत आते हैं, मेल्स आते हैं। तो उनको पढ़ने के बाद ये लगता है कि हाँ अब मुझे इस क्षेत्र में और अच्छे से काम करना है और बेहतर से बेहतर एजुकेशन देनी है। तो ये तो कहीं पर भी जाने पर ही हमको देखने को मिल जाता है। जिस डिपार्टमेंट में भी जाओ तो वहाँ पे बिल्कुल कहीं ना कहीं छात्र मिल ही जाते हैं। अब बात की जाए अन्य विषयों को लेकर के, क्या आने वाले समय में आपकी इस प्रकार की कोई प्लानिंग या रणनीति है कि जैसे कि आपने मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाया, आने वाले समय में और शिक्षकों के साथ मिलकर के कि जो विद्यार्थी हैं उनको एक ही मंच पर सारे विषयों का ज्ञान मिल जाए, उन्हें किसी और जगह ना जाना पड़े, क्या इस तरीके से भी आप आगे विचार कर रहे हैं? जी आगे सर मेरा जो विचार है वो हम लोगों की एक टीम है। हम लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी एक प्रस्ताव भेजा था। उन्होंने कुछ इनोवेशन के आइडियाज़ मांगे थे विभिन्न सेक्टर्स में। तो एजुकेशन सेक्टर में जो हमारा आइडिया था उसको नंबर 1 माना गया था उस समय। तो सरकार की ओर से भी हमको इस चीज़ के निर्देश मिले हैं कि आगे के भविष्य में ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से कैसे नवाचार पैदा किया जाए, इस क्षेत्र में हम काम करना चाहेंगे। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों तक अगर हम देखें सर, शहरी क्षेत्रों में जिनके पास पैसे हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम है, उनके लिए बहुत सारी एडटेक कंपनियां आ गई हैं और वो काफ़ी अच्छे मटेरियल उन तक पहुंचा रही हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर आर्थिक रूप से इतना संकट है कि हर बच्चे को उस तरीके की एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो सरकारी स्कूलों के माध्यम से हम उस क्षेत्र में काम करना चाहेंगे। क्योंकि इस क्षेत्र में तो अब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर काम करना चाहेंगे जिसमें ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों का समावेश होगा और चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहेंगे इसी माध्यम से। कोरोना के समय के बाद ऑनलाइन शिक्षा की ओर जो है सभी लोग बढ़ रहे हैं, तो आने वाले समय में आप कितना बड़ा मार्केट देखते हैं ऑनलाइन को लेकर के और कितनी बड़ी जो है डिमांड देखते हैं समय की? क्योंकि इस एक साल ने बहुत कुछ सिखाया है। क्या लगता है कि आने वाले समय में ऑनलाइन जो है हर व्यक्ति को इससे फैमिलियर होना चाहिए और ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन का जो है एक मार्केट के तौर पर भी अगर हम देखें तो बहुत बड़ा मार्केट रहेगा? जी हाँ, अगर आर्थिक तौर पे विश्लेषण किया जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत बड़ा मार्केट है और ये दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना आने के बाद से
जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो ये मार्केट और भी बड़ा हो चुका है। लेकिन सर फिर भी ऑफलाइन शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। अगर हम देखें सर, जो बच्चे होते हैं क्लास 1 से लेके 10 तक के बच्चे हैं, आप उनको समझाने के लिए आप टीचर अवेलेबल होना चाहिए जी। हर बच्चा ऑनलाइन के माध्यम से भी नहीं पढ़ सकता, तो ऑफलाइन का विकल्प नहीं है बिल्कुल। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से आप बहुत सारे इनोवेशंस कर सकते हैं, बहुत सारे इस तरीके की चीजें रहेंगी जिनको आप ऑफलाइन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए सर, एक समय हुआ करता था जब आपको अपने शरीर के अंदर की चीजें दिखानी थी बच्चों को, तो हम एक डायग्राम ब्लैक बोर्ड पे बनाते थे या फिर कॉपी में डायग्राम बना रहता था। लेकिन अब डिजिटलाइजेशन इस तरीके से हो गया है कि आप शरीर के अंदर तक की चीजों को 3D टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिखा सकते हैं। और अब बच्चे को ऐसा भी नहीं है कि सर ने दिखाया था स्कूल में, उसके बाद अब तो मैं देख ही नहीं सकता, अब सर पता नहीं कब दिखाएंगे। लेकिन बच्चा खुद भी सर्च करके कहीं पर भी देख सकता है किसी भी टाइम पर। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का जो समावेश होगा वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल। अगर हम बात करें वर्तमान समय की, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कई परीक्षाएं कराई जा रही हैं, चाहे वो पुलिस भर्ती को लेकर के हो या अन्य एग्जाम्स हो, किस तरीके से विद्यार्थी खुद को तैयार करे? ऑनलाइन माध्यम से अगर कोई पढ़ रहा है तो किस तरीके से वो अपना शेड्यूल बनाए, इसके बारे में आप उन्हें मार्गदर्शन दें। ऑनलाइन आज की परिस्थितियों में बहुत सारा स्टडी मटेरियल बच्चों के पास है। सबसे पहले तो बच्चे ये डिसाइड करें कि हमको क्या पढ़ना है। बच्चों की सर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं जी। बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, 10 मिनट पढ़े, 15 मिनट पढ़े, उसके बाद उनका मन भटक जाता है। वो कहीं मूवी देखने लगे, कहीं किसी और काम में लग गए, कहीं गेम खेलने लगे, क्योंकि उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल एक तरीके से मोबाइल का, वो उसको चाहे जैसा यूज कर सकते हैं। उनको लगेगा क्लास अभी नहीं तो बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, इस तरीके की चीजें बच्चों के साथ होती हैं। तो सबसे पहले तो वो इस माहौल में जहां इतना सारा स्टडी मटेरियल है, इतनी सारी क्लासेस चल रही हैं, फ्री भी अवेलेबल हैं, पेड भी अवेलेबल हैं, हर तरीके की चीजें अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले तो वो चयन करें कि हमको कहां पे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और डेली का टारगेट निर्धारित करें कि हमको इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शन से जितना हो सके उतना बचाव करें, तो निश्चित तौर पे वो सफल हो पाएंगे। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ तपोभूमि के संचालक भदौरिया जी, जिन्होंने ऑनलाइन शिक्षा के बारे में बताया किस तरीके से उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा पर काम किया 4 से 5 साल पहले, और साफ तौर पर कहा कि आप इसके माध्यम से भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। चूंकि कोरोना का समय है तो भारत सरकार के जो भी नियम है उनका पालन करते हुए आप ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से घर बैठे बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, किसी भी एग्जाम में चयनित हो सकते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि कई विद्यार्थी उनके चयनित भी हुए हैं उनसे पढ़ करके। और साथ ही साथ भदौरिया जी, हम आपका भी सहृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपने अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम के लिए निकाला। दर्शकों, मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।